हेलो दोस्तों, मैं सोनू। आप देख रहे हैं मस्ती एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं 2022 का मॉडल पेपर क्लास 10th का। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मगर अम्मा, लेकिन फिर भी कम निकले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं मॉडल पेपर क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है कि यदि यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा तो थीटा बराबर क्या होगा। देखिए तो साइन थीटा गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा देन थीटा इज इक्वल टू 1, यही ना पूछा है। तो देखिए साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होता है तो इन दोनों थीटा जो होता है ना एंगल, दोनों का एंगल, साइन का एंगल और कॉस का एंगल, दोनों का एंगल का जो जोड़ होगा ना वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो देखिए थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए 2 से कट जाएगा 90 तो 45 डिग्री। तो लिखेंगे कि देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये रहा आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। नोट डाउन करते रहें, नहीं तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। क्या दिया है कि एक वृत्त का व्यास जो है 14 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं कि वृत्त का व्यास यानी कि डायमीटर, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। d बराबर 14 सेंटीमीटर। और जबकि पूछा क्या है तो उसकी परिधि क्या होगी, उसकी परिधि क्या होगी। तो देखिए वृत्त की परिधि बराबर हम ऐसे जानते हैं सिंपल कि वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। लेकिन हम क्या जानते हैं कि 44/7 गुना आर। आर का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए तो आर बराबर d/2 d/2। तो d/2 कितना हो जाएगा 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख देंगे कि 44/7 गुना 7। अब देखिए ये 7 से ये 7 कटा कि नहीं कटा, तो देखिए 44 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिटा दूं? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा स्क्रीन पर। कह रहा है कि बिंदु -5, 7। मान लिया कि ये एक बिंदु है -5, 7। दूसरा बिंदु कह रहा है और -1, 3। ये दे दिया है कि बिंदु -5, 7 और -1, 3। कह रहा है कि इन दोनों जो बिंदु दिया गया है ना, इन दोनों बिंदु के बीच की दूरी क्या होगा, फाइंड आउट कीजिए। तो देखिए दूरी निकालने के लिए हम जानते हैं, जैसे मान लिया कि ये A है और इसको मान लिया कि ये बिंदु B है ना। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस तो यही ना होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट भी पूछता तो यही होता। तो दूरी जो होता है कि AB बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये रहा। तो देखिए x2 कितना है, x2 का वैल्यू हम रख देंगे। x2 हमारा है -1। x2 कितना है -1, माइनस है इसमें फॉर्मूला में तो माइनस दे दिए। उसके बाद देखिए x1 कितना है -5, तो -5 ये रहा करली ब्रैकेट का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको देखिए ये माइनस जब गुना होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये -1 तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा। +4 का होल स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। तो क्या बच जाएगा अंडर रूट, इसका 4 का स्क्वायर होगा तो 16 प्लस ये 4 का स्क्वायर होगा तो 16 होगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि आ गया अंडर रूट 32। अब देखिए अंडर रूट 32 आ गया यानी कि 32। अब इसका गुणनखंड कर लेंगे। तो इसका जब गुणनखंड करते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 आता है। तो देखिए रूट में क्या होता है कि जब जिसका जोड़ा लगता है वही बाहर आता है। रूट का मतलब क्या होता है, वर्ग, यानी कि डबल हो जाना। तो जो डबल होता है ना सेम उसी को बाहर निकालते हैं। तो ये एक डबल, ये एक डबल, तो यानी कि एक 2 बाहर और एक रह गया अंदर, क्योंकि इसका डबल नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 4√2।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप लोग जो है नोट डाउन करते रहें। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण bx², यदि द्विघात समीकरण दे दिया है, समीकरण हमको दिया है एक bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0। पूछा है कि इसका मूल जो दिया है कि bx² प्लस ax प्लस c बराबर 0 के मूल समान हो, तो हम क्या कह सकते हैं, इनका मूल जो है ना वो समान है, यानी कि सेम है, बराबर है, तो इसका तो क्या होगा, तो बताइए। तो हम जानते हैं कि d बराबर b² माइनस 4ac होता है कि नहीं, तो इस पर लगा देते हैं। b की जगह पे कौन हो जाएगा, a b की जगह पर है, ये a है, ये b है, ये c है, तो b की जगह पर रख देंगे a, तो a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह पे ये हो जाएगा b इंटू c की जगह पर c है, तो इसका आंसर हो जाएगा a² माइनस 4bc। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। क्या दे रहा है कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा, यही ना पूछा है कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो बने रहे इस वीडियो में। देखिए अब हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर होता है, वी नो डैट हम जानते हैं कि सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और 1/cos थीटा को सेक थीटा भी तो लिख सकते हैं। तो देखिए सेक 60 डिग्री है, तो लिखेंगे कि सेक 60 डिग्री बराबर 1/cos 60 डिग्री ना लिखेंगे ना। अब देखिए 1/cos 60 डिग्री। अब हम जानते हैं कि cos में 60 डिग्री का मान कितना का होता है। सबसे पहले अगर इसका नहीं याद होता साइन के याद होना चाहिए। साइन का होता है √3/2, तो इसका अपोजिट होता है, यानी कि साइन में 60 डिग्री का जितना होगा ना उतना में cos में 30 डिग्री का मान होता है। अब देखिए अब हम देख लेते हैं कि साइन में जो है कि 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। तो साइन में तो भाई 30 डिग्री का वैल्यू होता है जाकर के 1/2, तो cos में 60 डिग्री का मान 1/2, तो ऊपर में 1 और नीचे में 1/2। अब देखिए ये 1 है कुछ नहीं, तो इसके नीचे 1 तो होगा छुपा, तो इसके नीचे 1 होगा, तो 1/1 इंटू, अब ये देखिए ये डिवीजन में है, जब मल्टीप्लिकेशन में होगा तो चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, यानी कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर में चला जाएगा और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो देखिए 2/1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 इंटू 2 2 और बट्टा में 1, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। कितना आ गया, 2 आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि सार्व अंतर d क्या क्या हो सकता है। क्या दिया है कि सार्व अंतर जो है d यानी क्या क्या हो सकता है ये बताना है आपको, यानी कि ये पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा, निगेटिव होगा कि नहीं। तो देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल कह रहा है कि जैसे दे दिया हो 2 4 6 8 ... प्लस करके ले लेते हैं ... मान लिया 20 तक दे दिया है, ठीक। अब इसमें हमको निकाल करके देखते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर किसको, d होता है, यानी कि ये a2 माइनस a1 है ना, इसमें से इसको माइनस करते हैं। तो देखिए कि 4 में से सार्व अंतर d बराबर क्या होता है, b माइनस है, ये क्या है b है, ये क्या है a है, तो b कितना है 4, तो 4 माइनस 2 कितना आ गया 2, यानी कि सार्व अंतर जो है हमारा पॉजिटिव हो सकता है। एक बात हमने निकाल लिया कि सार्व अंतर हमारा पॉजिटिव हो सकता है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, क्या निगेटिव होगा कि नहीं होगा, तो ये देख लेते हैं। देखिए -3 कॉमा -3 कॉमा 1 कॉमा 0 कॉमा 3 कॉमा 5 कॉमा ... ऐसे रहेगा। अब देखिए इसमें हम निकालते हैं सार्व अंतर। तो d बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस है तब b1 और माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा, देखिए तो कि 1 + 3 यानी कि 4,
ये क्या आ गया, यानी कि पॉजिटिव हम जितना भी देख रहे हैं पॉजिटिव आ ही रहा है। अब देखिए इसमें हम साइन चेंज कर लेते हैं। अगर हम यहाँ 3 लें, यहाँ -1 ले लें, यहाँ क्या ले लें, -1 ले लें। देखिए -1 3 -1 0 3 -1 0 1 3। देखिए एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव कैसे आएगा, जैसे मान लिया कि 57 56 55 ... ऐसे रहेगा। इसमें हमको सार बनता निकाल कर देखते हैं। तो डी बराबर हो जाएगा b - a, तो b 56 और -57, तो यानी कि -1 आया कि नहीं। चाहे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो -1 आएगा। तो ये रहा हमारा कि सार अंतर जो है ये निगेटिव भी हो सकता है। अब हम देखते हैं कि क्या ये 0 होगा कि नहीं होगा, है ना। तो बढ़ते हैं। देखिए सार अंतर जो है कि हम क्या निकाल लिए कि पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है और 0 हो सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 सॉरी। क्वेश्चन दिया है कि ... अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या मतलब कि जो सिर्फ और सिर्फ किससे कटे, खुद से और 1 से, वही तो अभाज्य संख्या होगी। जैसे दिया है 11, क्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, है। अच्छा क्या 13 है या नहीं है, 17 है, 19 है। ये सब क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा। क्या दिया है कि 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होगा। तो 2 लगातार सम संख्या ले लीजिए, जैसे 2 और 4। क्या है, 2 लगातार है या नहीं, तो 2 लगातार सम संख्या है। अब देखिए इसका HCF ही ना पूछा है, तो HCF कैसे निकालेंगे। 4 है, 2 से लगा दिए, 2 2 जा 4, कैंसिल हो गया, जो बच्चा यही तो HCF होता है, यही ना HCF होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ये नहीं तो और ज़्यादा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 10 और 12 ले लेते हैं। 10 और 12 2 लगातार सम संख्या है, 10 से डिवाइड कर दीजिए 12 में, तो 10 एकम 10, बचा कितना 2। अब ये 10 यहाँ आ जाएगा, फिर लगाएंगे 2 5 जा 10, कट गया। क्या ये होगा HCF इसका, नहीं ना, ये होगा। अब देखिए ये रूल हुआ बचपन वाला, लेकिन हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। देखिए जैसे हम 10 और 12 लिए ना, 10 का 12 का, तो देखिए 10 का अगर हम गुणनखंड निकालते हैं तो 2 और 5 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। और देखिए 12 का गुणनखंड लेंगे तो 2 × 2 × 3। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन होगा वही तो HCF होगा, 2। दोनों नियम हमने बता दिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिंदु, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बिंदु P कोई बिंदु दिया है, P कोई क्या दिया है, बिंदु दिया है 6,5, 6,-5 है। पूछ रहा है में भुज का मान क्या होगा। ये जो दिया है ना बिंदु, इस बिंदु में भुज का मान क्या होगा। देखिए भुज का मतलब क्या होता है, भुज किसको कहते हैं, कोटि किसको कहते हैं। तो देखिए ये रहा x एक्सिस और ये रहा y एक्सिस। तो देखिए x एक्सिस को भुज कहा जाता है, x एक्सिस को क्या कहते हैं, भुज, और y एक्सिस को कोटि कहते हैं। y एक्सिस को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो ये रहा भुज, यानी कि जो पहले वाला होगा वो x एक्सिस का भाग है, यानी वो भुज कहलाएगा, और जो बाद वाला होगा वो y एक्सिस का है, यानी कि वो कोटि कहलाएगा। तो देखिए कि x एक्सिस पे कौन है, 6, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा, यानी कि भुज पूछा था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है कि बिंदु 2,3 जो है कि 2,3 स्थित है किस चतुर्थांश में, किस क्वाड्रेंट में पूछा है। देखिए बिंदु दिया है, बिंदु क्या दिया है, बिंदु 2,3 क्या दिया है, बिंदु 2,3 किस चतुर्थांश में है। अब देखिए ना कि बिंदु 2,3 बताना है कि किस चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्सिस खींच लेते हैं, x एक्सिस y एक्सिस। अब देखिए
क्या कह रहा है कि 2,3, तो 2,3 इसमें जो होता है कि प्लस प्लस होता है, इसमें प्लस प्लस होता है, इसमें होता है ये माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें प्लस प्लस इसमें माइनस प्लस, और इसमें हो जाता है जाकर के माइनस माइनस, और इसमें हो जाता है प्लस माइनस प्लस माइनस। ये रहा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये रहा सेकंड क्वाड्रेंट, ये रहा थर्ड क्वाड्रेंट, ये रहा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या रहा? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, रेस्ट ऑल नेगेटिव। इसमें जितना भी होगा ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसमें साइन थीटा और जो है कि कोसेक थीटा पॉजिटिव, रेस्ट ऑल निगेटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने देख लिया, लेकिन पूछा क्या है कि बिंदु 2,3, तो दोनों तो प्लस ही ना है, तो दोनों प्लस तो किस क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि प्रथम चतुर्थांश। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। क्या दिया है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा। अब देखिए 90 में से माइनस कर रहे हैं, थीटा का मतलब कुछ तो माइनस कर रहे हैं। अरे एक माइनस किए, दो माइनस किए, तो देखिए सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। क्वाड्रेंट बना लिया है। अब देखिए ये क्या होता है 90 डिग्री, ये होता है 180 डिग्री, होता है कि नहीं होता है? तो ये 90, ये 180। तो देखिए 90 में से माइनस कर रहे हैं, क्या 90 में से माइनस करेंगे तो इधर आएगा? नहीं ना, 90 में से माइनस करेंगे तो इधर आएगा। तो देखिए 90 माइनस, तो 90 माइनस में हमने क्या बोला था कि इसमें साइन और कॉस पॉजिटिव, रेस्ट ऑल निगेटिव। साइन कॉस पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है इसमें? निगेटिव होता है। तो देखिए कि साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो देखिए साइन का साइन जो है 90, तो हमने बता दिया कि इसमें साइन थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव होता है, रेस्ट ऑल बाकी सब निगेटिव होता है इसमें। तो साइन थीटा है तो ये तो पहले हमने बता दिया कि ये पॉजिटिव होगा, साइन देख लिया। उसके बाद अब देखिए 90 पर चेंज होता है, 180 पर नो चेंज, 180 पर नो चेंज और 90 डिग्री पर चेंज करता है, यानी कि ये साइन रहेगा तो कॉस में बदल जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन में बदल जाएगा। ये 90 पर चेंज होता है, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस में होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों के योग, क्या कह रहा है? यदि किसी त्रिभुज, जैसे मान लिया कि यह एक त्रिभुज है, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्ग का योग कीजिए। दो भुजा, जैसे मान लिया जाए कि ये भुजा 4 है और ये भुजा 3 है, तो कह रहा है कि इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग तीसरे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर है कि नहीं, ये आप देखिए। कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो, तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण का मान क्या होगा। अब देखिए सम्मुख कोण का मान क्या होता है? सम का मतलब बराबर, मतलब उसके सामने वाला जो भुजा होता है। देखिए अगर हम इन दोनों का वर्ग करें और योग करें तो देखिए ये हो गया जाकर के परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बराबर होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए परपेंडिकुलर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर अंडर रूट 16 प्लस 9, यानी कि रूट ओवर 25। रूट ओवर 25 का वैल्यू 5। तो क्या बोला गया था क्वेश्चन में कि जो है कि दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर तीसरी भुजा का होगा कि नहीं, तो ये मान लिया कि 5 आ गया ये। तो देखिए कि जो हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस के सामने वाला जो कोण होता है ना, उसको हम लोग जो है 90 डिग्री कहते हैं, सम कोण होता है हाइपोटेनस के सामने वाला। अब देखिए जो परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर के सामने वाला थीटा कहलाता है। परपेंडिकुलर के सामने वाला थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो हमसे क्या पूछा है कि सम्मुख कोण, यानी कि इसी का तीसरे भुजा के वर्ग के सामने वाले जो सम्मुख कोण का मान कितना डिग्री होगा, तो 90 डिग्री। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13
कह रहा है कि वृत्त के अंदर एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो देखिए ना कि ये मान लिया कि यह एक सर्किल है। क्या है? सर्किल है। तो इस सर्किल के अंदर मान लिया कि कहीं पे कोई डॉट है, तो इस पर स्पर्श रेखा कितना होगा? 0। अरे भाई स्पर्श रेखा इस पर ना अगर बोलता कि यहाँ पर एक बिंदु है तो इस पर स्पर्श रेखा ये खींचा जाता, यहाँ पे एक बिंदु है स्पर्श रेखा ये खींचा जा रहा है। लेकिन ये सवाल में क्या कहा है कि अंदर है। क्या है? अंदर है। तो अंदर का क्या होता है? अंदर क्या ये स्पर्श रेखा होगा? टच करेगा नहीं ना। ये तो अगर हम मिला देते हैं इसे तो ये तो जीवा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? कॉर्ड कहला जाएगा। तो पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। इसका आंसर क्या होगा? 0। इसका आंसर 0।